हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी केमिस्ट्री अब। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एनसीईआरटी बुक में केमिस्ट्री का जो पार्ट नंबर 1 है उसका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। यानी कि अगर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी की हम बातें करते हैं तो उस चैप्टर को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ग्रुप सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर गुजरात बोर्ड से तो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू और नीट के लिए तो है ही, पर गुजरात बोर्ड अगर आपका है, प्रेफर आप उसे कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्ले करेगा। देन अगर सीबीएसई में है आप, यानी कि आप सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम्स दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 12th की हम बात करें तो 12th में जितने न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं उसमें से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड, इन सबसे ज़्यादा लेंदी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं हम। पहले बातें करेंगे हम इसमें क्या किस तरीके से हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है मेरे अकॉर्डिंग, जो इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा जिस तरीके से। तो पहला पार्ट जो हमारा रहेगा वो है कंडक्टेंस का पार्ट, यानी कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि भाई कंडक्टर्स किसे कहते हैं, इंसुलेटर्स किसे कहते हैं। इस तरीके से कंडक्टेंस के बेस पर जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। पार्ट 1 जैसे ही इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन, हमारा थियरी पोर्शन खत्म होगा, हम इस पर से जाएंगे न्यूमेरिकल पर। फिर न्यूमेरिकल जैसे खत्म होंगे तो फिर हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 जो है पोटेंशियल वाला पार्ट है। तो पोटेंशियल में भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अलग अलग रहेंगे। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, नॉस्ट इक्वेशन क्या है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिर उसमें से भी न्यूमेरिकल्स हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स है, जैसे जेडब्ल्यू नीट में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, गुजरात बोर्ड है तो गुजसेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो इन सारी चीजों पर भी हम ज्यादा पोर्शन देखेंगे उनका। देन पार्ट नंबर 3 जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस पर फोकस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता, बट स्टिल इसमें से कंसेप्ट तो अच्छे खासे आते हैं। 2-3 कंसेप्ट हैं, अगर वो हमें आ जाते हैं तो हम कवर कर लेंगे। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइसिस के बीच में ईएमएफ सीरीज एक अच्छा टॉपिक है। जो ईएमएफ सीरीज पूरा एक लेक्चर का टॉपिक है, जिसमें ईएमएफ सीरीज अगर आपको आती है तो बहुत सारे थियरी बेस्ड क्वेश्चंस जो इम्स में भी कई बार पूछे गए हैं, बीएचयू के एग्जाम्स में जो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें ईएमएफ सीरीज से बहुत क्वेश्चंस आते थे, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाएगा। लास्ट पार्ट जो अपना है वो है बैटरीज एंड कोरोजन। तो बैटरीज एंड कोरोजन जो है वो पूरा थियरी बेस्ड पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होता, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गुजरात बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या किसी भी बोर्ड्स की बात करो तो बोर्ड्स में बैटरीज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सिंपल फ्यूल सेल जो है, फ्यूल सेल बहुत इजी ऐसा एक टॉपिक है जो ऑर्डिनरी पूछा ही जाता है अल्टरनेशन में। इस साल पूछा गया, इस साल को छोड़ के अगले साल पूछा गया, तो इस तरीके से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बैटरीज में से। ठीक है, तो ये 4 पार्ट है। पार्ट 1 हमारा कंडक्टेंस रहेगा। लेट अस स्टार्ट। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है उसे इस तरीके से हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द इंटररिलेशन ऑफ केमिकल फिनोमेना एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। यानी इन शॉर्ट ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके केमिकल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस अगर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरिड through matter in the form of electric current with the help of suitable source and charge carries। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है या तो आयंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। यानी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, यानी दोनों का इंटर रिलेशन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो ये बेसिक इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब अपना सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक पार्ट, पार्ट 1 कंडक्टेंस। अब देखिए इस कंडक्टेंस में आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। अपने आज का जो लेक्चर है वो उसका कंडक्टेंस का ही है। इसमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा नॉन कंडक्टर्स, जिसे इंसुलेटर्स कहते हैं। देखिए कंडक्टर्स तो हमें पता है क्या है, तो वो भी हमारा टॉपिक है, बट नॉन कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या है वो हमारा पहला टॉपिक रहेगा। देन आफ्टर वी विल गो विद द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या है, फिर कंडक्टर्स के टाइप ऑफ कंडक्टर्स,
टाइप ऑफ कंडक्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, जिसमें है कंडक्टेंस, जैसे हम सी या कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, सिंबल है उसका। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जैसे हम क्या डिनोट करते हैं, के। इट्स नॉट के, इसको प्रोनाउंस किया जाता है कप्पा से, ठीक है। तो हमें याद रखना है स्मॉल के इज डिनोटिंग कप्पा, जिसे हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, कप्पा प्रोनाउंस करेंगे। देन आफ्टर मोलर कंडक्टेंस, जिसे लैम्बडा एम हम डिनोट करते हैं, जो मोलारिटी पर डिपेंड करता है। देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा अपना, जिसे लैम्बडा इक्विवेलेंट ई क्यू से हम डिनोट करेंगे। फिर आएगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्टिविटी, एंड लास्ट टॉपिक अपना फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में आएगा कोलोरास लॉ। कोलोरास लॉ नीट और जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कोलोरास लॉ से। अगर आप गुजरात बोर्ड में, तो कोलोरास लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा, तो वहीं से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। आज का जो अपना लेक्चर है वो नॉन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, टाइप ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वहां तक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और देन आफ्टर वी विल गो टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्टिविटी। लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स किसे कहते हैं, तो हमें पता है कि जो कंडक्टिव ना हो, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। बहुत इजी सा एग्जांपल्स में हमें पता है क्या कहेंगे। प्योर वाटर, देखिए इसमें सॉल्ट वाटर नहीं आएगा। सॉल्ट वाटर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स, बट हमें पता है प्योर वाटर में कोई सॉल्ट नहीं होता, इसलिए प्योर वाटर कभी भी कंडक्टर नहीं होता। फिर आइस है, ग्लास, रबर एक्सेट्रा, देयर आर many examples of non-conductors like non-metals. Generally non-metals are classified into insulator or non-conductors in periodic table generally. Then after we will go conductor. हम कंडक्टर्स के ऊपर जाएंगे। कंडक्टर्स के सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। एग्जांपल मेटल्स, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस, सॉल्ट्स। यानी सॉल्ट्स जो है वो आयंस देंगे, ऑब्वियस तो आयंस अगर देंगे तो वो क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। फ्यूज्ड सॉल्ट एंड इम्प्योर वाटर एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के कंडक्टर्स हैं अपने पास। एक आता है मेटालिक कंडक्टर एंड एक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखिए मेटालिक कंडक्टर अपने फिजिक्स का पार्ट है और इलेक्ट्रोलाइटिक अपने केमिस्ट्री का पार्ट है। क्योंकि मेटालिक कंडक्टर्स में क्या है, मेटल्स जो होंगी, जैसे कॉपर है, एजी है, जो हम रूटीन लाइफ में भी देखते हैं, जो वायर्स हम ट्यूबलाइट्स में है या डेली रूटीन के जो इंस्ट्रूमेंट्स है इलेक्ट्रिसिटी के, जिनमें जो वायर्स है वो कॉपर के वायर्स है। तो कॉपर क्या है, वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ मेटल। So they are known as metallic conductors. The conductor which conduct electricity या electric current by movement of free electrons. देखिए मेटल का एक करेक्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करता है तो उस पर चार्ज क्या आता है, मेटल पर प्लस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो मेटल पर प्लस चार्ज आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनका अगर मोशन होगा तो वो हमेशा क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अब केमिस्ट्री के केस में क्या है कि आपके पास एक सोल्यूशन रहेगा, एक बीकर है आपके पास, बीकर में हमने कुछ सॉल्ट डाला है, जैसे सपोज हम NaCl ही डिसॉल्व कर लें, तो NaCl जैसे ही डिसॉल्व होगा तो वो क्या बनाएगा, Na+Cl-। तो यहाँ पर आयंस का मोशन होगा, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का। और व्हेनेवर आयंस आर इन मोबाइल फेज, देन द इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज कंडक्ट्स। So those substances whose water solution conduct the electric current and which are decomposed by the passing of current are called electrolytes. ऐसे जो solute है, जो आपको क्या दे रहे हैं, कैटायन एंड एनायन, दे आर नॉर्मली नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर इनके डिफरेंस में अगर हम बात करें तो मेटेलिक जो है, मेटेलिक में क्या होगा, नो डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस। मेटेलिक है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करना है, तो डिकम्पोजिशन का कोई सवाल ही नहीं होता। देन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, डिकम्पोज हमेशा होंगे, क्योंकि Na+and Cl- हमेशा बनता है। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नॉन ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक प्लेस। अब देखिए यहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। मैटर का ट्रांसफर का मतलब जो है वो है, मैटर कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती। अब यहाँ पर मैटर का ट्रांसफर होगा। अब देखिए आपने क्या किया, एक बीकर लिया है, एक बीकर में आपने सॉल्ट डाला है, और बीकर में क्या डाल रहे हैं आप, दो रॉड डाल रहे हैं, पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली।
तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। तो इन शॉर्ट आयंस का मोशन होगा ही होगा, और अगर आयंस का मोशन होता है तो ट्रांसफर ऑफ मैटर इज पॉसिबल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है टेम्परेचर का। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और उसकी कंडक्टिविटी जिसे मैंने सी से डिनोट किया है वो डिक्रीज होगी। और इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, एंड कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? देखिए जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि जो इनके आयंस हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि वो ज्यादा स्पीड से मोशन करेंगे, और ज्यादा स्पीड से मोशन करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब मेटलिक कंडक्टर जो है ओम्स लॉ का फॉलो अप करते हैं, आप 9th 10th में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी आप और ज्यादा पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ जो है उसका फॉलो ऑन करता है मेटलिक कंडक्टर्स। बट अपने केमिस्ट्री में हम जिस लॉ को फॉलो करते हैं वो है क्या, फैराडेज लॉ, जो हम आगे सीखेंगे अपने इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट 3 में। चलिए आगे। अब जैसे ही हमने बात की थी इसकी कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के दो टाइप थे, मेटलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। पर अपने काम का क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में एक वर्ड हमने अभी अभी आगे देखा, दैट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता हो पानी में या एक्वा सॉल्यूशन वाटर में जैसे उसे डिसॉल्व करो तो वो आयंस देता है, या इलेक्ट्रिक करंट जैसे उसे मिलता है तो वो डिकम्पोज होता है किसमें, आयंस में। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नाम देंगे। सब्सटेंस हुज एक्वा सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, यानी जिसमें कैटायन और एनायन नहीं बनता, उसे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स अपने पास है, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ शुगर कैन शुगर, यानी अपनी जो चीनी आती है वो है, ग्लिसरीन है, ग्लूकोज है, यूरिया, ये ऐसा है जो कभी भी डिसोशिएट नहीं होते। तो जो डिसोशिएट नहीं होते वो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अभी जो अपना इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स में दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स अपने पास है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर आपके पास क्या हो 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन मतलब अगर इसकी मोलारिटी जैसे सपोज आपके पास 1 मोलर सब्सटेंस है, 1 मोलर आपने क्या लिया, सब्सटेंस लिया NaCl का, तो 1 मोलर NaCl से आपके पास डिसोसिएशन के बाद 1 मोलर Na प्लस एंड 1 मोलर Cl माइनस बनता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। बट अगर आप 1 मोलर ले रहे हैं पर आपको 1 मोलर नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है 0.8, 0.7 या कुछ भी ऐसे ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी जिसका 100% डिसोसिएशन क्या होता है, नहीं होता। जिसका 100% डिसोसिएशन नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये कंसेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में समझाया जाता है फिर से। ठीक है, आपने जो आयनिक इक्विलिब्रियम के वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं, तो उसमें समझाया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वीक और स्ट्रॉन्ग होगी, जिनका 100% डिसोसिएशन होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड जो 100% डिसोशिएट नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तीन टाइप के हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट्स है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या आएंगे, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ऐसे एलिमेंट्स के एसिड्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो, नॉन मेटल्स, लाइक सल्फर। सल्फर में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोस एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग। फिर क्लोरीन के एसिड्स, क्लोरीन के एसिड भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सारे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आएंगे। फिर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स, बेस ऑफ एस ब्लॉक एटम्स। एस ब्लॉक एटम्स जितने भी हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम बेस नहीं बनाता, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर बेरियम है, बेरिलियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम, कैल्शियम है। तो ये सारे जो एटम्स एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स अगर बेस बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि दे हैव कैरेक्टर ऑफ फॉर्मिंग बेस, इसीलिए तो उसे अल्कलाइन मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। फिर आता है सॉल्ट्स, सॉल्ट तो सारे के सारे होते हैं। फिर आते हैं वीक एसिड्स एंड वीक बेस का एग्जांपल। जैसे हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के जो एसिड्स बनते हैं मोस्टली वो क्या होता है, वीक। देखिए ये कोई कंपल्शन नहीं है, इट्स जस्ट अ थियरी, इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट ये आपको याद करने के लिए सही रहेगा। तो ये कई बार क्या होता है कि कई क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में जब थियरीज आती है तो उस थियरीज को समझने के लिए आपको ये चीजें आनी जरूरी है। कई बार ऑब्जेक्टिव में जैसे जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम्स में कई बार इजी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। वीक एसिड्स के एग्जांपल में फास्फोरस के एसिड्स हैं, कार्बन के एसिड्स हैं जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3 है। फिर ऑर्गेनिक एसिड जिसमें COOH आए, वो सारे किस में आते हैं, वीक एसिड में। अगर एसिडिक एसिड की पीएच 2 भी है, जैसे HCl की पीएच 2 है और एसिडिक एसिड की पीएच भी 2 है, तो दोनों की पीएच सेम होने के बाद भी आप कहोगे कि एसिडिक एसिड क्या है, वीक एसिड, बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनिक एसिड। फिर वीक बेस की बात करें तो एस ब्लॉक को छोड़कर PDF ब्लॉक सारे एटम्स जो भी बेस बनाएंगे जैसे ZnOH है, तो ये सारे किस में आएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। देन आफ्टर डेफिनेशंस की बात करें तो अपना पहला डेफिनेशन जो है वो कंडक्टेंस का है। कंडक्टेंस जिसे हम C और G से डिनोट करेंगे, तो दी कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का मतलब कैसे, C और G को हम लिखेंगे 1/R, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, कैपिटल S, जिसे सिमंस कहते हैं, इसका यूनिट है सिमंस। या फिर आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, और कई बार ऐसे महो भी कहते हैं। तो C is expressed in महो, MHO and ओम इनवर्स। अपना अगला टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कप्पा। It is defined as the reciprocal of specific resistance. Specific resistance यानी रो, जैसे हम सिंबलाइज करते हैं, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करेंगे, आगे काम आएगा। फिजिक्स में आप फिर एक और चीज पढ़ेंगे कि भाई द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कोई एक वायर है, उसे आप क्रॉसली कट करें तो उसका जो एरिया है ए उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी जितना ज्यादा एरिया रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम, एंड जितना ज्यादा लेंथ, ठीक है, तो रजिस्टर उतना ही ज्यादा रहेगा। फिर तो इसे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इक्वेशन नंबर 2, एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we will find actual formula kappa is equals to CL by A। CL by A। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन आता है कि C कहाँ से आया, तो देखिए C यहाँ पर जो है वो 1/R का सिंबल है। तो जैसे ही आप रो को रिप्लेस करेंगे तो रो इज इक्वल्स टू RA by L, तो उसे रिप्लेस करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1/R L by A, एंड 1/R को हम क्या लिखते हैं, कंडक्टिविटी, हमने प्रीवियसली देखा। तो ये जो इक्वेशन है आपके कप्पा इज इक्वल्स टू CL by A, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हमने MTR लिखा है। MTR वाला मारो तगड़ा रट्टा, ये आपको गोख लेना है। चलिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना कप्पा है, उसी को रिलेटेड और 2-3 टॉपिक्स हैं जिसमें हम 1-2 वर्ड्स आते हैं। तो देखिए जैसे हमने लिखा कप्पा इज इक्वल्स टू CL by A, तो L by A जो है वो क्या एक स्पेसिफिक यूनिट है, जिसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। C स्टार से हम डिनोट करेंगे, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, C into C स्टार। अब ये है क्या कि C into C स्टार क्या है, तो कप्पा का यूनिट भी है, तो आपको पता है कि भाई C का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स, एंड L का यूनिट सेंटीमीटर है, A का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सबको सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा क्या, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट है क्या, इट इज अ फिक्स क्वांटिटी फॉर पर्टिकुलर सेल। अब ये फिक्स रहता ही क्यों है, देखिए जैसे एक सेल है मेरे पास, ठीक है, अभी सेल में मैंने क्या किया है, आप नीचे देखिए एक सेल बना रखा है मैंने। इस सेल में दो जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मैंने ले रखी है, और जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया व्हिच इज डीप इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस केस में आप L की वैल्यू 1 रखिए और A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखिए, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या आएगा, C।
तो इसका मतलब कप्पा को डिफाइंड ऐसा कर सकते हैं कि द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ यूनिट लेंथ, यानी कि आपने एक सेंटीमीटर का डिफरेंस रख रखा है ऐसा इलेक्ट्रोड के बीच में अगर कोई सॉल्यूशन भरा है, तो between the electrode and in which the electrodes are of unit area of cross section 1 centimeter square is equals to conductivity of that particular solution. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। कई बार ऐसे थियरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको। फिर आता है मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हमने अभी अभी जैसे देखा, एक आपके पास सेल आपने बना रखा है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन में आपको सोल्यूट कितना डिसॉल्व करना है, 1 मोल। तो अगर आपने 1 मोल डिसॉल्व किया है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जैसे डिसॉल्व करोगे तो इसकी जो भी कंडक्टिविटी आएगी उसे हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस। द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड at unit distance apart and having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of the solution that contain 1 mole of electrolyte। आपकी वॉल्यूम कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सोल्यूट जो है वो कितना होना चाहिए, 1 मोल। तो इसे और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन VmL इन कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट करेंगे। फिर मोलारिटी का एक फॉर्मूला आता है, मोल पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। अब मोल हमें पता है कि 1 मोल हमें लेना है, तो इससे हमें हमारे पास V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 by capital M molarity, equation number 2. From the equation number 1 and equation number 2, we will find out the final equation lambda m is equals to kappa into 1000 by m, which is also MTR for us। हमारे लिए एक रटा मारो चीज है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इज इक्वल टू सिमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, कप्पा का यूनिट जो है वो ओम इनवर्स या सिमन्स और क्या था, सेंटीमीटर इनवर्स। फिर मोलारिटी का आप रख दीजिए यूनिट। तो आप अगर आप सॉल्व आउट करेंगे तो मोलारिटी का यूनिट आपको क्या लिखना पड़ेगा, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का हम यूनिट क्या लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो कप्पा का यूनिट है उसमें सेंटीमीटर है और ml और सेंटीमीटर क्यूब सीसी दोनों लगभग इक्वल, इसीलिए आप डायरेक्टली ले सकते हैं। उसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका यूनिट क्या आएगा, सिमन्स इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर इनवर्स। देन अपना अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इक्विवेलेंट। तो इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द ion product by 1 gram equivalent of the electrolyte dissolved in V centimeter cube या V ml of the solution, जिसमें आपके पास क्या हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट हो, उसे डिसॉल्व करो, कितने भी वॉल्यूम में डिसॉल्व करो, तो उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या नाम देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू V। अगेन इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करेंगे। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, अब वहां पर मोलारिटी थी, यहाँ पर क्या है, नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000 एंड इक्विवेलेंट अगर 1 लेते हो आप तो वॉल्यूम क्या आएगा, 1000 बाय n, equation number 2, and from the equation number 1 and 2 we will get lambda equivalent is equals to kappa into 1000 by n, which is also MT है। तो ये आज का टॉपिक था अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, कंडक्टेंस, इंसुलेटर्स, फिर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो टाइप ऑफ कंडक्टर्स, फिर मोलर इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर इसका यूनिट भी देखा हमने, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट सिमन्स इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इफ you do have any questions तो you can comment in our comment section। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस भी है, कोई क्वेरी है, कोई अलग से न्यूमेरिकल्स है, कई क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक शेयर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना लेक्चर जो रहेगा उस इतना जो पोर्शन हमने कवर अप किया उसी के न्यूमेरिकल सेक्शंस पर रहेगा। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। हर प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे गए वो हमारा टारगेट रहेगा। कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आपको वर्कशीट्स भी मैं दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी मैं दूंगा, उसके आंसर्स फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से अपना सेशन चलेगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, जिससे अपना नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।